हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉम्पोजिशन के बारे में, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का क्या मतलब है? मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि सेट a से वैल्यूज को पिक करता है और सेट b में उसके आंसर्स फाइंड करता है, यानी कि सेट a इसका डोमेन है और सेट b इसकी रेंज है। सिमिलरली हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन है g जो कि सेट b से वैल्यूज को पिक करता है, यानी कि इसका डोमेन सेट b है और इसकी रेंज सेट c है। कोई दूसरा फंक्शन सेट है c जिसमें ये आंसर्स फाइंड करता है, सेट c इसकी रेंज है। तो हम इन दोनों को जोड़ के एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं h, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे g ऑफ f से। अब यहाँ पे h x का क्या मतलब है, यानी कि g ऑफ f का x का क्या मतलब है कि पहले हम x कोई वैल्यू पिक करेंगे जिसके ऊपर f फंक्शन लगेगा, f फंक्शन हमें जो आंसर देगा वो g के अंदर जाएगा और जो फाइनल आंसर होगा वो हमारे hx का आंसर होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने f फंक्शन के लिए कोई x फाइंड कर लिया, मान ली हमने g ऑफ f x के अंदर x पिक किया, तो x जो हम पिक कर सकते हैं वो सेट a से पिक कर सकते हैं कि फंक्शन f की डेफिनेशन है सेट a टू b, यानी कि वो सिर्फ सेट a से वैल्यूज पिक करता है, यानी कि जो h फंक्शन है वो भी सेट a से ही वैल्यू पिक कर सकता है और किसी सेट से नहीं पिक कर सकता, क्योंकि f फंक्शन और किसी सेट पे डिफाइंड ही नहीं है। और f फंक्शन जो आंसर देता है वो b सेट के अंदर देता है, यानी कि x के लिए मान लीजिए हमारे f ऑफ x का आंसर है y, g ऑफ fx हमारा रिड्यूस हो गया g ऑफ y के अंदर, क्योंकि fx का आंसर y आ गया। अब जो y आंसर आया है वो सेट b के अंदर आया और सेट b के अंदर जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर g फंक्शन लगाया जा सकता है, क्योंकि g फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा गया कि वो b सेट से वैल्यूज पिक करेगा, यानी कि ये बात सही है, ये किया जा सकता है कि y के ऊपर हम g फंक्शन लगा सकते हैं। और जब हम g फंक्शन लगाएंगे तो इसका आंसर मान लीजिए z आता है जो कि C के अंदर होगा, क्योंकि G फंक्शन हमें आंसर जो उसकी रेंज है वो C सेट है, यानी कि एट द एंड जो हमें H फंक्शन जो आंसर देगा वो सेट A से वैल्यूज पिक करेगा और सेट C के अंदर आंसर देगा। तो इन कंडीशंस में हमारा जो H फंक्शन है वो G ऑफ F है, यानी कि G और F की एक कॉम्पोजिशन है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत ईजी होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f जो कि नेचुरल्स टू रेशनल नंबर्स पे डिफाइंड है। यहां पे अभी हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f जो कि नेचुरल्स टू रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। इसको हमने इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x। अब यहां पे क्या बात है, नेचुरल्स के अंदर हमारे पास वैल्यू होती है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल्स के अंदर हम कोई वैल्यू पिक करेंगे, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, मान लीजिए f ऑफ 2 ही पुट किया हमने, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 ओवर 2। 1 ओवर 2 एक रेशनल नंबर है, इसको हम रेशनल पे डिफाइन करेंगे। रेशनल नंबर्स के अंदर यहाँ पे हम इसको p ओवर q की फॉर्म में देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है p जो हमारा 1 के इक्विवेलेंट है, q हमारा 2 के इक्विवेलेंट है, यानी p ओवर q की फॉर्म में लिखा हुआ है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल सेट के अंदर तो हो गई, रेशनल सेट के अंदर ये हमें आंसर देता है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। इसी तरीके से हम कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं g जो कि रेशनल्स से रियल्स में डिफाइंड है, जो कि रेशनल सेट से वैल्यूज पिक करता है और आंसर हमें रियल फंक्शन में रियल सेट में देता है। इसकी डेफिनेशन मान लीजिए कुछ इस तरीके से है कि g ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y, यानी कि हम g के अंदर सेट g के अंदर कोई भी वैल्यू डालेंगे उसका रूट आंसर आएगा। रूट किसी भी नंबर का रूट जो है वो रियल नंबर्स में आता है। हमने कोई रेशनल नंबर में से एलिमेंट पिक किया, उसका रूट किया, वो रियल नंबर्स के अंदर जाएगा। तो ये फंक्शन जो है ये इस तरीके से डिफाइंड है। अगर हम कोई नया फंक्शन डिफाइन करते हैं h जो कि g ऑफ f के इक्वल है, यानी कि अगर हम g h x फाइंड करना चाहें तो हमें फाइंड करना पड़ेगा g ऑफ fx, यानी कि उसके लिए पहले x के ऊपर f फंक्शन लगाना पड़ेगा, फिर उसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर g फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये कैसे लगेगा, हम x जो पिक करेंगे
वो नेचुरल्स में से पिक करेंगे, क्योंकि पहले हमने सेट फंक्शन f लगाना है और फंक्शन f की डेफिनेशन नेचुरल्स टू रेशनल थी, यानी फंक्शन f और कहीं से वैल्यू पिक कर ही नहीं सकता। तो h फंक्शन जो है वो वैल्यूज पिक करेगा नेचुरल्स में से। मान लीजिए कोई नंबर इसने पिक किया x, तो f ऑफ x हमारा था 1/x के इक्वल। तो इस केस के अंदर हमारा fx लगने के बाद ये फंक्शन छोटा हो जाएगा, fx लग जाएगा इस पे और ये बन जाएगा g ऑफ 1/x, क्योंकि fx लगने के बाद हमारा आंसर 1/x आता है। अब 1/x एक रेशनल नंबर है, क्यू के अंदर एग्जिस्ट करता है। 1/x एक p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा गया नंबर है, तो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा गया रेशनल नंबर है। g फंक्शन जो है वो q से रेशनल नंबर से ही वैल्यू पिक करता है। अब रेशनल नंबर से वैल्यू पिक कर रहा है और रेशनल नंबर हमने पुट किया, तो आंसर भी कुछ ना कुछ आएगा ही इसका, जो कि हमें मिलेगा। g किस तरीके से डिफाइंड था, g के अंदर हम कोई भी रेशनल नंबर डालें उसका रूट आंसर आएगा, यानी इसका एंड करने पे हमें आंसर मिलेगा √1 ओवर y। तो हेंस hx लगाने पर हमारा आंसर आता है √1 ओवर y, जो कि रियल्स में है, यानी कि h फंक्शन नेचुरल से वैल्यू पिक करता है और रियल्स में हमें आंसर देता है। इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है। तो ये तो बात होगी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। इस तरीके से हम कॉम्पोजिशंस बना सकते हैं कई अलग अलग फंक्शंस की। इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी होगी कि जो हमारा g ऑफ f है उसके अंदर f फंक्शन जिस सेट में आंसर देता है, जो इसकी रेंज है, वही g फंक्शन की डोमेन है। मान लीजिए f फंक्शन हमें आंसर किसे, जैसे अभी रेशनल्स में आंसर देता था, f फंक्शन हमारा रेशनल्स में आंसर देता था। रेशनल्स में क्योंकि आंसर दे रहा है तो हमारे g फंक्शन को वैल्यूज रेशनल से ही पिक करनी पड़ेंगी, नहीं तो वो उसके लिए डिफाइंड ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए f जो है वो हमें डायरेक्टली रियल्स में आंसर देता होता, डायरेक्टली रियल्स में आंसर देने का मतलब है कि इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन हमारा g फंक्शन सिर्फ रेशनल्स के लिए डिफाइंड है, इरेशनल नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। तो उस केस में हम g ऑफ f नहीं बना सकते, वो कॉम्पोजिशन डिफाइन नहीं है, सही तरीके से डिफाइन नहीं है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी बातें होती हैं फंक्शंस के बारे में, जो कि फंक्शन बनाते टाइम हमें याद रखनी है। आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मान लीजिए अभी हमने पिछली वीडियो में बात की थी 1 1 और ऑन 2 के बारे में। कोई फंक्शन मान लीजिए 1 1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि फंक्शन f सेट a से अगर वैल्यू पिक करके सेट b में उसका आंसर फाइंड करता है, सेट a में कोई नंबर के लिए हमें कोई आंसर मिलता है और दूसरे नंबर के लिए वो सेम आंसर दोबारा नहीं मिलेगा, इसका मतलब होता है 1 1 होना, कि एक एलिमेंट के लिए जो एक आंसर है वो आंसर किसी दूसरे एलिमेंट के लिए नहीं आ सकता, दूसरे एलिमेंट के लिए कोई दूसरा आंसर बना होगा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन f है जो कि 1 1 है और कोई दूसरा फंक्शन है g जो कि खुद फिर से 1 1 है, तो इनकी कॉम्पोजिशन f ऑफ g या फिर g ऑफ f, जो मर्जी अगर डिफाइंड होनी चाहिए, f ऑफ g ऑफ f दोनों 1 1 होंगे, इसकी कॉम्पोजिशन भी 1 1 होगी। इसको अगर हम प्रूफ करने की कोशिश करें तो इसका प्रूफ मुश्किल नहीं होता। 1 1 का प्रूफ अभी जिस तरीके से हम करेंगे आगे भी उसी तरीके का फॉलो करेंगे। किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करने के लिए हमने सिंपल सी बात ये प्रूफ करनी है कि अगर हम f की, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन f को हमने 1 1 प्रूफ करना है जो कि a टू b डिफाइंड है, अगर हम a से कोई वैल्यू पिक करते हैं x1 और कोई दूसरा वैल्यू x2, दोनों a से पिक करते हैं, इनका आंसर मान लीजिए सेम आता है। अगर x1 और x2 अलग अलग हैं और सेम आंसर आ रहा है तो ये 1 1 नहीं है। लेकिन अगर x1 और x2 किसी तरीके से हम बराबर प्रूफ कर दें तो इसका मतलब है कि इन दोनों का आंसर सेम तभी होगा जब ये दोनों नंबर सेम होंगे, यानी कि ये 1 1 डिफाइंड हो जाता है, उस केस में प्रूव हो जाता है कि ये 1 1 है सर। तो हमारे पास गिवन है कि फंक्शन f जो है 1 1 है, फंक्शन f 1 1 है और फंक्शन g भी 1 1 है, ये हम मान के चलेंगे। फंक्शन f की जो डोमेन है वो फंक्शन g की रेंज है, जो फंक्शन f की रेंज है वो फंक्शन g की डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया g ऑफ f, इन दोनों की कॉम्पोजिशन, इसको हमने प्रूव करना है कि ये 1 1 है। अब ये इसकी डेफिनेशन, ये पहले जो वैल्यू x पिक करेगा उसके ऊपर f फंक्शन लगना है सबसे पहले, तो f आंसर सिर्फ सेट a से पिक करता है। तो ये जो नया फंक्शन है इसको नाम देंगे अगर हम h,
एच जो है सेट ए से वैल्यूज पिक करेगा, एफ लगने के बाद आंसर आता है बी के अंदर, बी के आंसर पे जी लगेगा, जी लगने के बाद आंसर आता है वापस ए के अंदर। तो ये ए टू ए डिफाइंड है। सी किसी और सेट में भी डिफाइन हो सकता है, ये वाला फंक्शन पर्टिकुलरली ए टू ए डिफाइंड है और ये 1 1 है, ये दोनों 1 1 है, एफ भी 1 1 है, जी भी 1 1 है। इसका मतलब है कि अगर हम सेट ए में से दो अलग अलग वैल्यूज अगर फाइंड करते हैं तो उनका आंसर सेम नहीं आएगा, एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। और अगर हम सेट बी में से कोई दो अलग अलग y1 और y2 डिफाइन पिक करते हैं तो इन दोनों का आंसर भी g लगने पर सेम नहीं आएगा, g ऑफ y1 इज नॉट इक्वल टू g ऑफ y2। ये दोनों कंडीशंस हमें गिवन है, हमने प्रूव करना है कि h फंक्शन जो कि इन दोनों की कंपोजिशन है ये भी 1 1 है। तो h फंक्शन वैल्यू पिक करता है a में से। मान लीजिए हमने दो एलिमेंट्स a में से पिक किए x1 और x2 इस तरीके से कि इनका आंसर सेम आ रहा था, यानी कि h ऑफ x1 h ऑफ x2 के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2, है ना। यानी कि पहले x1 पे f फंक्शन लगेगा, इसको ब्रैकेट में लिखो, पहले x1 पे f फंक्शन लगेगा और यहां पे x2 पे भी पहले f फंक्शन लगेगा, तो इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। ये फंक्शन लगने के बाद जो आंसर आएगा उसके ऊपर g फंक्शन लगेगा और उन दोनों का आंसर बराबर है। अब अगर हमारा g फंक्शन 1 1 है और g फंक्शन 1 1 होने के बावजूद दो आंसर्स इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है जो हमने उसके अंदर वैल्यूज पुट की हैं वो आपस में बराबर है। यहां पे हम देख सकते हैं कि अगर y1 और y2 दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके आंसर सेम नहीं आ सकते। तो इस केस में पहले हम g फंक्शन की 1 1नेस को, उसके 1 1 प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये कहेंगे कि क्योंकि g फंक्शन के अंदर अगर दो वैल्यूज के आंसर्स इक्वल आ रहे हैं तो वो वैल्यूज भी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि g फंक्शन खुद 1 1 है। इस केस में f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाता है। उसके बाद हम अगर कहें कि क्योंकि f फंक्शन भी 1 1 है, दोनों फंक्शन हमें 1 1 गिवन है, f फंक्शन भी 1 1 है, उसके अंदर भी दो अलग अलग वैल्यूज या फिर दो वैल्यूज का आंसर सेम आ रहा है। आंसर सेम आने का मतलब क्या है कि उसके अंदर की वैल्यूज भी आपस में बराबर होनी चाहिए, नहीं तो ये 1 1 नहीं रहेगा। तो g और f अगर 1 1 है तो उसका कॉम्पोजिशन भी 1 1 होना चाहिए, यानी कि अगर h ऑफ x1 इज इक्वल टू h ऑफ x2 तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों एलिमेंट्स बराबर हों, x1 और x2 दोनों आपस में बराबर हों। दो अलग अलग एलिमेंट्स अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो उस केस में उनका ऊपर कॉम्पोजिशन वाला फंक्शन लगाने पर आंसर सेम नहीं आ सकता। इसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि जिन फंक्शंस का वो कॉम्पोजिशन है वो फंक्शंस खुद भी 1 1 हो। सिमिलरली ऑन टू के केस में भी अगर हमारे दो फंक्शंस f और g ऑन टू हैं तो उनकी कॉम्पोजिशन भी ऑन टू ही होगी। आगे हम बात करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में। इन्वर्टिबल फंक्शंस का क्या मतलब होता है, इन्वर्स से रिलेटेड है ये पार्ट, इन्वर्टिबल फंक्शंस वाला पार्ट। मान लीजिए ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शंस वाला पार्ट है। अब इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं, मान लीजिए हमने कोई फंक्शन f डिफाइन किया a टू b, यानी a में से वैल्यू पिक करता है, b में आंसर देता है। a उसकी डोमेन है, b उसकी रेंज है। हमने कोई एलिमेंट x पिक किया और उसका आंसर आ गया y, यानी कि x एलिमेंट हमने a में से पिक किया, उसका आंसर आ गया y। अगर कोई ऐसा फंक्शन दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि वैल्यूज पिक करता है b में से, जो कि वैल्यूज पिक करता है b में से और आंसर देता है a में, यानी कि इसका उल्टा फंक्शन f a में से वैल्यू पिक करता था, b में आंसर देता था। ये फंक्शन b में से वैल्यू पिक करता है, आंसर a में देता है। और इस तरीके से आंसर देता है कि जैसे अगर फंक्शन f x पे लगाने पर y आंसर आता है तो g को वापस y पे लगाने पर आंसर x आ जाता है। मतलब जो काम f x के ऊपर करने के बाद हमें आंसर y दे रहा था, y के ऊपर वही उल्टा काम कर दिया और आंसर वापस x मिल गया।
इस तरीके के फंक्शन को हम कहते हैं कि g फंक्शन f फंक्शन का इनवर्स है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है f, उसके लिए हम एक छोटा सेट डिफाइन करते हैं। मान लीजिए अगर हम एक सेट पहले डिफाइन करें, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, और एक और सेट डिफाइन करते हैं 2 3 4 5। तो इस केस के अंदर हमने ये दो सेट को डिफाइन किया है। दो सेट को डिफाइन करने के बाद हमने अब एक फंक्शन डिफाइन करना है f। f एक ऐसा फंक्शन है जो कि a से वैल्यूज पिक करता है और b में हमें आंसर देता है। किस तरीके से? a से मान लो इसने कोई वैल्यू पिक करी f x इसने a में से पिक किया और क्या करता है, x में 1 ऐड कर देता है। x में अगर 1 ऐड कर देंगे तो वो जो आंसर होगा वो b में मिलेगा हमें। ये हर एक एलिमेंट के लिए हम फाइंड करते हैं। f of 1 इज इक्वल टू 2, f of 2 इज इक्वल टू 3, f of 3 इज इक्वल टू 4, f of 4 इज इक्वल टू 5। ये इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है। तो क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है g जिसके अंदर हम 2 डालें और आंसर 1 आ जाए, जिसके अंदर हम 3 डालें तो आंसर 2 आ जाए, जिसके अंदर हम 4 डालें तो आंसर 3 आ जाए? हाँ जी, हो सकता है। g ऑफ y किस तरीके से होगा? उसमें y में 1 माइनस कर दो, है कि नहीं? x में हम 1 ऐड कर रहे थे, 1 में 1 ऐड हुआ 2 हो गया, 2 में 1 ऐड हुआ 3 हो गया, 3 में 1 ऐड हुआ 4 हो गया, 4 में 1 ऐड हुआ 5 हो गया। g में हम 1 माइनस कर देंगे, y में 1 माइनस हुआ, जैसे कि हमने g फिर वैल्यूज जो होगा b से लेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन f a से वैल्यूज दे रहा था, b में आंसर दे रहा था। जहां पे फंक्शन f आंसर दे रहा है वहां से हमने वैल्यूज पिक करनी है। तो जो हमारा फंक्शन g है वो b सेट से वैल्यूज पिक करेगा और आंसर हमें सेट a में देगा। इसने b सेट से वैल्यू पिक करी 2, 2 माइनस 1 आ गया 1, सेट a के अंदर है, और हमारा f फंक्शन 1 to 2 लेके जाता है, g फंक्शन 2 to 1 लेके जाता है। इस तरीके से अगर हम डिफाइन करें तो हमारा जो फंक्शन g है वो f का इनवर्स है। g इज इक्वल्स टू f का इनवर्स। और उस केस में इनकी कॉम्पोजिशन का क्या असर होगा ये देखते हैं। g को थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, g ऑफ y इज इक्वल्स टू y माइनस 1। इसकी कॉम्पोजिशन का देखो क्या होगा। कॉम्पोजिशन का हमने बनानी है, मान लो एक नया सेट डिफाइन किया h जो कि इक्वल है g ऑफ f के इक्वल, यानी पहले f लगेगा फिर उस पर g लगेगा। मान लीजिए क्योंकि ये g ऑफ f x पे डिफाइंड है, x वैल्यू पिक कर रहा है और f वैल्यू जो पिक करता है वो a सेट से पिक करता है, तो ये फंक्शन भी वैल्यू a से ही पिक करेगा। पहले a से कोई वैल्यू पिक करी, मान लो हमने 1 पिक किया, 1 पिक करेंगे, फंक्शन उसका आंसर देगा 1 + 1, यानी कि g f x, और x में हमने x की वैल्यू पुट करी लेट 1, तो हमारा फंक्शन इस तरीके से लिखा जाएगा f ऑफ 1 जो कि बन जाएगा f ऑफ 1 है 2, क्योंकि 1 + 1 इक्वल टू 2, तो ये हो गया g ऑफ 2। अब g ऑफ 2 किस तरीके से लगेगा? g ऑफ 2, जो g है वो वैल्यूज पिक करता है b सेट से, और ये जो वैल्यू है ये 2 ये b सेट के अंदर है, तो ये फंक्शन इस पे लगाया जा सकता है। अब g ऑफ 2 किस तरीके से काम करेगा? 2 - 1 कर देगा, यानी कि g ऑफ 2 हो जाएगा 1, यानी कि जो हमने x यूज किया था, हमने जिस x से शुरू किया था वही हमारा आंसर आ गया। यही केस सबके साथ बनेगा। कहने का मतलब ये है कि h जिस तरीके से डिफाइंड है इसके अंदर जो भी वैल्यू डालो वही आंसर आ जाता है। इसका मतलब है अगर हम कोई ऐसे फंक्शन g और f इनकी कॉम्पोजिशन करें कि g जो है वो f का इनवर्स है या फिर f g का इनवर्स है, दोनों साइड पे रिलेशन ट्रू होगा। अगर g f का इनवर्स है या फिर f g का इनवर्स है, दोनों केसेस में हम जो इनकी कॉम्पोजिशन डिफाइन करेंगे वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन का वो मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू डालेंगे वही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इन्वर्टिबल फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में, 1 on 2 जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो कॉम्पोजिशन पे कैसे अप्लाई की जा सकती है उसके बारे में, इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा है। इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हुए एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मान लीजिए हमने कोई फंक्शन को चेक करना है कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं। अब कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा?
जब हम कोई फंक्शन f लगाने पर किसी सेट में से वैल्यू पिक करके उसमें फंक्शन f लगाते हैं, उसका जो आंसर आता है वो आंसर वापस किया जा सके। कहने का मतलब है कोई फंक्शन f सेट a से वैल्यू पिक करके सेट b में उसके आंसर्स फाइंड करता है। मान लीजिए 1 2 3, यहाँ पे a और b, 1 a से रिलेटेड है, 2 b से रिलेटेड है, 3 भी b से ही रिलेटेड है। इस केस में फंक्शन f1 इज इक्वल टू a, f2 इज इक्वल टू b एंड f3 इज ऑल्सो इक्वल टू b। मान लीजिए हम कोई फंक्शन g डिफाइन करते हैं, हमें g इस तरीके से चाहिए कि वो सेट b से वैल्यूज पिक करे और सेट में a में हमें आंसर दे। अब सेट g के ऊपर एक दुविधा है, एक परेशानी है। मान लो हम सेट g के अंदर वैल्यू डालते हैं a, तो हम इसको इस तरीके से तो डिफाइन कर सकते हैं कि वो आंसर दे 1, यानी कि a एलिमेंट के लिए a एलिमेंट पिक करने पर ये इसको वापस कर देता है। लेकिन b एलिमेंट पिक करने पर क्या होगा? अगर हम b एलिमेंट पिक करते हैं तो उस केस में या तो ये 2 आंसर देगा या फिर ये 3 आंसर देगा। और अगर एक ही एलिमेंट के दो आंसर आए तो ये फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं है। इस केस में हमें यह पता लगता है कि किसी फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के उसका 1-1 होना बहुत जरूरी है। अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं है तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। यही बात ऑन टू के लिए भी है। किस तरीके से? मान लीजिए कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है, वो अपनी रेंज के सारे एलिमेंट्स को यूज नहीं करता। मान लीजिए 1 a से रिलेटेड है, 2 b से रिलेटेड है, 3 c से रिलेटेड है, d रह गया हमारा रेंज के अंदर। अब क्योंकि रेंज के अंदर रहे तो f तो हमारा फंक्शन है ही, f फंक्शन जो है उसको सेट a के सारे एलिमेंट्स यूज करने होते हैं, सेट a के सारे एलिमेंट्स यूज्ड हैं। तो यहाँ पे f1 a के इक्वल है, f2 b के इक्वल है, f3 मान लो c के इक्वल है। तो इनका इन्वर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो मान लो g फंक्शन हमने इस तरीके से डिफाइन किया कि g ऑफ a 1 हो जाए, g ऑफ b 2 हो जाए और g ऑफ c 3 हो जाए। डेफिनेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन g जो फंक्शन है वो अपनी डोमेन का, क्योंकि f a टू b डिफाइन था तो g b टू a डिफाइंड होना चाहिए, और क्योंकि वो b पे डिफाइंड है और ये फंक्शन है तो b सेट के सारे एलिमेंट्स को इसको यूज करना चाहिए। लेकिन ये d को छोड़ रहा है, g ऑफ d डिफाइंड नहीं है, और अगर डिफाइंड है तो ये इन्वर्स नहीं है, यानी कि इसका ऑन टू होना भी जरूरी है। किसी फंक्शन का 1-1 और ऑन टू होना बहुत जरूरी है उसके इन्वर्टिबल होने के लिए, यानी कि कोई फंक्शन अगर 1-1 और ऑन टू दोनों है तो ही वो इन्वर्टिबल हो सकता है, या फिर अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसको 1-1 और ऑन टू होना पड़ेगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।